नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी मित्र पर। दोस्तों आज के वीडियो में हम सॉल्व करेंगे 2019 में जो पीटीईटी का पेपर हुआ था, तो उसमें जो जीके के प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों को दोस्तों हम पूरी व्याख्या के साथ हल करने की इस वीडियो में कोशिश करने वाले हैं। तो आपके आगामी पीटीईटी एग्जाम के लिए भी ये वीडियो काफ़ी उपयोगी रहेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, है ना। वीडियो देखने के बाद कर लेना भले, मैं ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोस आपके लिए लेकर आता रहता हूं। तो चलिए, मायोपिया दोष पाया जाता है। पहला प्रश्न ये है कि मायोपिया दोष पाया जाता है तो दोस्तों आंखों में पाया जाता है। ठीक है, मायोपिया दोष कहाँ पाया जाता है? आंखों में पाया जाता है। और ये क्या है? निकट दृष्टि दोष है। क्या है? निकट दृष्टि दोष है। इसमें क्या होता है कि पास का तो आपको साफ दिखता है लेकिन दूर का नहीं दिखता। ठीक है, मायोपिया दोष निकट दृष्टि दोष है जिसमें पास का साफ दिखाई देता है किंतु दूर का साफ नहीं दिखाई देता। ठीक है, और ये आंखों में पाया जाता है। अगर इसे दूर करना हो तो क्या करेंगे? अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है और दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगला है दाऊदी बोहरे हैं। तो दोस्तों शिया मुस्लिम की एक ये उपशाखा है दाऊदी। ठीक है, दाऊदी बोहरा। और इनके अनुसार जो है कि ये यमन से जो है सीधा, यमन जो देश है वहां से सीधा ये गुजरात आए। तो दाऊदी बोहरे जो है गुजरात के हैं। और दाऊदी बोहरा समुदाय का एक प्रमुख तीर्थ स्थल राजस्थान में भी है, गलियाकोट डूंगरपुर के अंदर। यहाँ पर सैयद फखरुद्दीन की दरगाह है और यहाँ पर गलियाकोट का जो है उर्स भरता है। और सैयद फखरुद्दीन की दरगाह को दोस्तों मज़ार फखरी भी कहा जाता है। और ये जो तीर्थ स्थल है ये माही नदी के किनारे स्थित है। गलियाकोट का जो उर्स भरता है डूंगरपुर के अंदर, ध्यान रखना दाऊदी बोहरा से संबंधित है। कहाँ के हैं? गुजरात के हैं और शिया मुस्लिम की ये एक शाखा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन आता है जब कोई स्ट्रेट ऑफ मलक्का से यात्रा करता है? तो ये अंडमान सागर और दक्षिणी चीन सागर को जोड़ने का काम करती है। ये उनके मध्य स्थित है, या फिर हम ये कह सकते हैं महासागरों में भी प्रशांत महासागर और हिंद महासागर को जोड़ने का काम करती है स्ट्रेट ऑफ मलक्का। तो जब भी कोई स्ट्रेट ऑफ मलक्का से यात्रा करता है तो सिंगापुर आता है। ठीक है, इन ऑप्शंस के हिसाब से ये मलेशिया और इंडोनेशिया और सिंगापुर इनके बीच में है स्थित है ये स्ट्रेट ऑफ मलक्का। ठीक है, लेकिन जब हम यात्रा करेंगे तो ये तीनों शहर नहीं आते, सिंगापुर जरूर आता है स्ट्रेट ऑफ मलक्का में। अगला है, राजस्थान में भूरी क्रांति का संबंध है। तो राजस्थान में भूरी क्रांति का जो संबंध है दोस्तों वो खाद्यान्न प्रसंस्करण से है। ठीक है, और दूसरी और क्रांतियों की बात करें तो जैसे हरित क्रांति का संबंध खाद्यान्न उत्पादन से है, और सफ़ेद क्रांति यानी श्वेत क्रांति का संबंध दूध उत्पादन से है, नीली क्रांति मछली उत्पादन से है, और पीली क्रांति सरसों या तिलहन उत्पादन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, भारत में पर्यावरण नीति कब प्रकाशित हुई? तो भारत में पर्यावरण नीति 2006 में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण दिवस तो आपको पता ही होगा, 5 जून को मनाया जाता है। भारत का सिलिकॉन राज्य कौन सा है? तो भारत का सिलिकॉन राज्य कौन सा है? भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है बेंगलुरु को। ठीक, और बेंगलुरु कहाँ स्थित है? कर्नाटक के अंदर। तो दूसरा ऑप्शन आ जाएगा। अगला है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी का अध्यक्ष कौन है? तो यूजीसी का जो वर्तमान में अध्यक्ष है वो है दोस्तों डीपी सिंह है। कौन है? डीपी सिंह है। और यूजीसी की जो स्थापना है वो 1953 में हुई थी और इसका मुख्यालय जो है दोस्तों वो दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है कि राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रथम स्थान किस कारण से संभव हुआ? तो दोस्तों 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से जब छत्तीसगढ़ अलग हुआ था तो राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य बना था। ठीक है, और राजस्थान का क्षेत्रफल जो है वो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है, जो कि देश के कुल क्षेत्रफल का 10.41% है। भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, उसका 10.41% राजस्थान में। और राजस्थान जो है दोस्तों इसराइल का लगभग 17 गुना बड़ा है इसराइल से। अगला प्रश्न है, बरेडी लोक नृत्य का मंचन किया जाता है। तो बरेडी लोक नृत्य जो है दोस्तों ये बुंदेलखंड का प्रसिद्ध नृत्य है वैसे तो। ठीक है, और ये किया जाता है अहीर जाति के नर्तकों के द्वारा, मध्य प्रदेश की अहीर जाति के नर्तकों के द्वारा ये नृत्य किया जाता है। अगला प्रश्न है कि 1946 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कौन सा विभाग मिला जब अंतरिम सरकार का गठन हुआ? तो 1946-47 के अंदर इन्होंने दोस्तों खाद्य और कृषि मंत्री का जो पद है वो संभाला था। ठीक है, और भारत के पहले राष्ट्रपति थे ये 1950 में बने थे, 26 जनवरी 1950 को। और इनकी एक प्रमुख पुस्तक है दोस्तों इंडिया डिवाइडेड। ठीक है, और 1962 में इन्हें भारत रत्न भी मिला था। आगे बढ़ते हैं, यूएसए के नए राज्य सचिव कौन है? तो वर्तमान में जो यूएसए के राज्य सचिव है दोस्तों वो है माइक पोम्पियो।
अगला प्रश्न है, किस महाद्वीप में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है? तो एशिया महाद्वीप के अंदर दोस्तों जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है। अगर जनसंख्या के हिसाब से मैं आपको बिल्कुल क्रम से देशों वो महाद्वीपों के नाम बताऊं तो आप नोट कर लीजिए। 7 महाद्वीप है ना, जनसंख्या के हिसाब से बता रहा हूँ। पहले पर एशिया, दूसरे पर अफ्रीका, तीसरे पे यूरोप, चौथे पे उत्तरी अमेरिका, पांचवे पे दक्षिण अमेरिका और छठे पे ऑस्ट्रेलिया और सबसे लास्ट में अंटार्कटिका आ जाएगा, क्योंकि पूरा बर्फीला क्षेत्र है और जनसंख्या वहाँ पर शून्य देखने को मिलती है। ऐसे ही क्षेत्रफल वाले भी ध्यान रख लेना दोस्तों आप, कि भाई पहले पर एशिया आ जाएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से, फिर दूसरे पे अफ्रीका, तीसरे पे उत्तरी अमेरिका, चौथे पे दक्षिण अमेरिका और पांचवे पे अंटार्कटिका आ जाएगा। ठीक है, जनसंख्या में 7वें पे था, लेकिन क्षेत्रफल के हिसाब से अंटार्कटिका जो है 5वें पर आ जाता है। छठे पे यूरोप और 7वें पे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप आ जाता है। नेक्स्ट ईमू राष्ट्रीय पक्षी है। तो ईमू राष्ट्रीय पक्षी जो है दोस्तों वो कहाँ का है? ये ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पक्षी है ईमू। इंडोनेशिया का राष्ट्रीय पक्षी जो है दोस्तों वो गरुड़ है। ठीक है, और जापान का जो राष्ट्रीय पक्षी है उसका नाम भी ध्यान रखो आप, हरा तीतर है। ठीक है, जापान का। और इराक का जो है चकोर है, वो भी एक प्रकार से तीतर ही है। ठीक है, तो इराक का चकोर आ जाएगा, ऑस्ट्रेलिया का ईमू आ गया, इंडोनेशिया का गरुड़ है और जापान का क्या है? हरा तीतर है। अगला है, ग्रीनलैंड किस महासागर में स्थित है? तो दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड। ठीक है, जो कि अटलांटिक, ठीक है, अटलांटिक को अंत महासागर भी कहा जाता है, जो कि अटलांटिक और आर्कटिक महासागर के मध्य स्थित है। ठीक है, तो अटलांटिक तो दे देखा, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? तीसरा ऑप्शन आ जाएगा इसका कि ग्रीनलैंड किस महासागर में स्थित है? आर्कटिक महासागर में स्थित है। और ग्रीनलैंड जो द्वीप है दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप तो है ही, ये डेनमार्क देश के अधीन है। ठीक है, किसके? डेनमार्क के। इनमें से किसको क्लासिकल भाषा का दर्जा दिया गया है? तो दोस्तों 2014 में उड़िया भाषा को क्लासिकल भाषा का दर्जा दिया गया था। ठीक है, अगला है, रोलेट अधिनियम जब पारित हुआ था भारत में वायसराय कौन था? तो यह अधिनियम दोस्तों 1919 में पारित हुआ था और इसका उद्देश्य था कि भाई ये उस समय जो राष्ट्रीय आंदोलन उभर रहा था उसको समाप्त किया जाए, तो इसलिए इसे काला कानून भी कहा जाता है। और उस समय जो वायसराय थे वो थे दोस्तों लॉर्ड चैम्सफोर्ड। ठीक है, रोलेट अधिनियम कब आया था? 1919 में आया था, इसे काला कानून भी कहा जाता है। एशिया की कौन सी पहली बीच यानी कि समुद्र तट है जिसे ब्लू फ्लैग का टैग मिला है? तो ब्लू फ्लैग का टैग दोस्तों उन समुद्र तटों को दिया जाता है जो अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर खरे उतरते हैं, मतलब साफ सफाई के मामले में, जहाँ प्लास्टिक ना हो। ठीक है, तो जो भी मानक अंतर्राष्ट्रीय पैमाने जो तैयार किए गए उस पर जो भी बीच खरा उतरता है उसे ये ब्लू फ्लैग का जो है टैग दिया जाता है। तो उड़ीसा के चंद्रभागा तट को सबसे पहले ये टैग मिला था। किसको? चंद्रभागा तट को। अगला है, नल्ली नस्ल है। तो नल्ली तो हो सकता है नाम में कुछ मिस्टेक हो, नल्ली या नाली जो नस्ल है ना वो भेड़ की नस्ल है। ठीक है, किसकी? भेड़ की। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो कि 26 नवंबर 1949 को अपनाई गई, उसमें कौन से शब्द शामिल नहीं थे? ठीक है, तो उसके अंदर कौन से शब्द शामिल नहीं थे? तो उसके अंदर ना तो समाजवादी था, ठीक है, ना ही धर्मनिरपेक्ष था, ना ही अखंडता था। ठीक है, तो ये तीनों शामिल नहीं थे, उसमें सिर्फ गणतंत्र था। तो 1, 2 और 3 ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, और ये 1976 के अंदर 42वां संशोधन हुआ था। प्रस्तावना के अंदर सिर्फ एक ही बार संशोधन हुआ है, तो उस दौरान 42वें संशोधन के तहत ये तीनों जो नाम है वो जोड़े गए थे। ठीक है, 1976 में। तो इसका आंसर क्या आएगा? 1, 2 और 3। अगला है, भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो भारत में सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील है, जो कि उड़ीसा में स्थित है। और दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील जो है सांबर है। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से इसका आंसर क्या हो जाएगा? सांबर हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों सांबर झील से जो है देश का जो कुल नमक उत्पादन है ना, उसका 8.7% जो नमक है वो सांबर झील से ही उत्पादित होता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित संशोधन अधिनियम में से किससे संविधान प्रस्तावना को संशोधित किया गया? तो अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया 42वां संशोधन था। ठीक है, 1976 में किया गया था, जिसके तहत 3 नाम जोड़े गए थे, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। चलिए अगला प्रश्न है, एवोल्यूशन सिद्धांत किसने दिया था? तो एवोल्यूशन सिद्धांत जो है दोस्तों वो दिया था चार्ल्स डार्विन ने। ठीक है, अगला प्रश्न है, लोकायुक्त की संस्था को स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो भारत का पहला राज्य दोस्तों महाराष्ट्र है। ठीक है, चौथा ऑप्शन इसका सही आंसर आ जाएगा। अगला है, मिर्जा राजा की पदवी जहांदर शाह ने किसको दी? तो जहांदर शाह जो कि 1961 में इनका जन्म हुआ था, तो संभवतः जय सिंह द्वितीय को इन्होंने ये उपाधि दी थी। उससे पहले जय सिंह प्रथम थे,
तो जयसिंह प्रथम को जो मिर्जा राजा की उपाधि दी गई थी वो दी गई थी शाहजहाँ के द्वारा दी गई थी 1638-39 के अंदर, ठीक है। और ये जयसिंह द्वितीय को दी गई थी, और जयसिंह द्वितीय जो है वो ऐसे शासक थे जिन्होंने 7 मुगल शासकों की सेवा की थी, ठीक है। और औरंगजेब ने सवाई की उपाधि भी दी थी जयसिंह द्वितीय को। इन नेताओं में से कौन अकेला व्यक्ति था जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? तो तीनों गोलमेज सम्मेलन में जो भाग लेने वाले व्यक्ति हैं वे भीमराव अंबेडकर हैं। और गोलमेज सम्मेलनों का जो आयोजन है दोस्तों 1930 से 1932 तक लंदन के अंदर हुआ था, ठीक है। और अंबेडकर जी की बात करें तो इनका जन्म जो है महू मध्य प्रदेश के अंदर हुआ था, और ये भारत के पहले विधि और न्याय मंत्री थे, मतलब भारत के पहले विधि एवं न्याय मंत्री थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इन्हें संविधान का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत की प्रति व्यक्ति आय 2017-18 के दौरान 2011-12 की कीमतों पर कितनी है? तो इसका आंसर है 86,668 रुपए, ठीक है। अब दोस्तों इसी प्रश्न में सिर्फ यहाँ 2017-18 की जगह आप 2019-20 कर लो, ठीक है। प्रश्न यही रहेगा, सिर्फ 2019-20 कर लो सेम प्रश्न, और प्रति व्यक्ति आय जो है वो हो जाएगी 96,563 रुपए। कितने? 96,563, 96,563 रुपए, ठीक है। सेम क्वेश्चन, बस यहाँ पर आ जाएगा 2019-20, ठीक है। अगला प्रश्न है प्रशांत महासागर का द्वार किसे कहा जाता है? तो दोस्तों इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना। मेरे हिसाब से इसका आंसर क्या है? पनामा नहर आएगा, ठीक है, पनामा नहर। आप बाकी इस प्रश्न का आंसर जरूर देना। ये जो नहर है दोस्तों वो अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ने का काम करती है, और प्रशांत महासागर को जो चौराया है वो हवाई द्वीप को कहा जाता है, ठीक है। अमार सोनार बांग्ला गीत ये किसने लिखा है? तो ये गीत लिखा है जिन्होंने भारत का भी जो राष्ट्र गीत है वो लिखा है, सॉरी राष्ट्रगान जो लिखा है, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है, ठीक है। भारत का और बांग्लादेश के दोनों के जो राष्ट्रगान हैं वो दोनों किसने लिखे हैं? रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखे हैं। 1913 में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था इनकी रचना गीतांजलि के लिए, साहित्य के क्षेत्र के अंदर। एनोफिलीज मच्छर कारक है, तो एनोफिलीज मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से जो है मलेरिया रोग होता है। अगला प्रश्न है 2018 का नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र के क्षेत्र में किसे दिया गया था? तो ये दिया गया था दोस्तों विलियम नॉर्डहॉस तथा पॉल रोमर को। और 2019 के अंदर दोस्तों ये जो पुरस्कार है 3 जनों को मिला, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में बता रहा हूँ, बाकी नोबेल और पूरा पढ़ लेना आप, ठीक है। माइकल क्रेमर और एस्थर डुल्फो और एक अभिजीत बनर्जी, 3 जनों को मिला था, ठीक है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। किसे किसे? माइकल क्रेमर, एस्थर डुल्फो और अभिजीत बनर्जी। अगला है कुल पंजीकृत सूक्ष्म तथा लघु तथा मध्यम उद्यम सितंबर 2015 से 12 जुलाई 2018 के मध्य स्थित है, तो ये इसका आंसर है 58.3 लाख, ठीक है। वैसे काम का प्रश्न है नहीं अब ये, तो करंट का है तो करंट आपको पढ़नी पड़ेगी। अगला है 2022 में विंटर ओलंपिक कहाँ होंगे? तो 2022 के जो विंटर ओलंपिक है दोस्तों कहाँ होंगे? बीजिंग चीन के अंदर होंगे। और 2020 के अंदर दोस्तों टोक्यो के अंदर ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन होने वाला था, जो कि अब कोविड-19 के कारण कब होगा? 2021 के अंदर होगा, संभवतः जुलाई के अंदर, तो वो भी ध्यान रखना। 2020 का जो टोक्यो ओलंपिक है वो अब 2021 के अंदर आयोजित होगा। टोक्यो कहाँ आता है? जापान में। अगला प्रश्न है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क है ये भारत का, जो कि उत्तराखंड के अंदर स्थित है, और इस पार्क का पहले जो नाम था वो था हेली नेशनल पार्क। इमैनुअल मैक्रोन किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो ये दोस्तों फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। अगला प्रश्न है किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने भारत में क्रिप्स मिशन भेजा था? तो ये भेजा था विंस्टन चर्चिल ने भेजा था। कब? 1942 के अंदर भेजा था। मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो वर्तमान में जो मुख्य चुनाव आयुक्त है दोस्तों वो तो है सुनील अरोड़ा, ठीक है। और मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति जो दोस्तों वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ठीक है। और इनका कार्यकाल जो है वो 6 साल का होता है या 65 साल, जो भी पहले हो। और भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त जो थे वो थे सुकुमार सेन। कौन थे? सुकुमार सेन। अगला है गोबी मरुस्थल स्थित है, तो गोबी मरुस्थल जो दोस्तों कहाँ स्थित है? ये मंगोलिया के अंदर स्थित है, ठीक है। गोबी मरुस्थल कहाँ है? मंगोलिया के अंदर स्थित है। इसके अलावा और की बात करें तो जैसे ग्रेट सैंडी मरुस्थल जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर आ जाता है। थार हमारा जो है थोड़ा पाकिस्तान और उत्तर पश्चिमी भारत कह सकते हैं अपन। और कालाहरी जो है बोत्सवाना अफ्रीका में आ जाता है, सहारा उत्तरी अफ्रीका में आ जाता है। अटाकामा मरुस्थल चिली के अंदर स्थित है। अगला है कलेक्टिव चॉइस
एंड सोशल वेलफेयर पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखी है दोस्तों अमर्त्य सेन ने। ठीक है। एगमार्क प्रमाणीकरण क्या है? तो एगमार्क जो है दोस्तों ये क्या है? ये कृषि उत्पाद का प्रमाणीकरण है। किसका है? कृषि उत्पाद से संबंधित एगमार्क, यानी शुद्धता के लिए। किसने वायवीय टायर का आविष्कार किया? तो ये क्या था? जॉन बॉयड डनलप ने किया था। जॉन बॉयड डनलप ने। खेतड़ी जाना जाता है, तो खेतड़ी झुंझुनू में स्थित है। ठीक है। और झुंझुनू को क्या कहा जाता है? ताम्र जिला कहा जाता है। तो ये ताम्र परियोजना से संबंधित है। अगला, वो खनिज जिसमें राजस्थान का समस्त भारत के उत्पादन में पूर्ण एकाधिकार है। ठीक है। तो किसमें पूर्ण एकाधिकार? तो ये आएगा दोस्तों वॉलेस्टोनाइट। इसके अलावा जास्पर, जस्ता में भी जो है, गार्नेट, इनमें भी एकाधिकार है राजस्थान का। नेक्स्ट है, इनमें से किसने बहुविवाह पुस्तक लिखी? तो ये लिखी थी ईश्वरचंद विद्यासागर ने। सिपाही विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो उस समय 1857 में हुई थी, है ना, क्रांति। तो उस समय जो गवर्नर जनरल था वो कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड कैनिंग से पहले डलहौजी थे। और क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 को कहाँ से हुई थी? मेरठ से हुई थी, सघन 1% के रूप में। तो दोस्तों इसका आंसर भी आपको अगर पता हो तो बताना। मेरे हिसाब से इसका आंसर आएगा मिजोरम आएगा। ठीक है। सघन वन सर्वाधिक मेरे हिसाब से जो है मिजोरम के अंदर है। बाकी आपको अगर पता हो तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है। इनमें से कौन सा गैर नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? तो गैर नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत जो है इनमें से कौन सा है? सौर है। ठीक है। सौर ऊर्जा। गैर नवीकरणीय से मतलब ये है कि भाई ऊर्जा के ऐसे स्रोत जिनका एक बार उपयोग करने के बाद वापस से उन्हें पुनः उपयोग में ले सकते हैं, तो वह गैर नवीकरणीय ऊर्जा के अंदर शामिल किए जाते हैं। जैसे सौर तो हो गया, उसके अलावा पवन ऊर्जा, बायोगैस ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, ये सब इसमें शामिल किए जाते हैं। और अनवीकरणीय के अंदर आ जाता है कोयला, गैस और विद्युत। ठीक है। दूधवा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। दूधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है दोस्तों कहाँ स्थित है? यूपी के अंदर है। ठीक है। उत्तर प्रदेश में। विटामिन सी की कमी से कारण कौन सा रोग हो जाता है? तो विटामिन सी की कमी से हो जाता है स्कर्वी रोग हो जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष जो थी वही थी जो पहली विदेशी महिला अध्यक्ष भी थी। कौन थी? एनी बेसेंट थी। अगर प्रश्न आए कि पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो वो थी सरोजनी नायडू। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष जो थे वो थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। इनमें से कौन से राज्यों का बुद्ध के जीवन से संबंध है? तो कौन से राज्यों से संबंध है बुद्ध का? तो प्रत्यक्ष रूप से तो जो है भगवान बुद्ध से संबंधित जो है कौशल और मगध ही है। ठीक है। बाकी थोड़ा अवंती से भी संबंध रहा है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से जो है कौशल और मगध ही रहा है। तो इसका आंसर तीसरा और चौथा आना चाहिए। ठीक है। तो दोस्तों ये था वीडियो। आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। और कैसा लगा, कोई गलती वलती हुई हो तो कमेंट करके बता देना। ठीक है। जय हिंद, जय भारत।